आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, अपना ख्याल रख रही होगी और अपने परिवार का भी ख्याल रख रही होगी। आप तमाम लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस कहानी में। कई बार कोई क्रिमिनल क्राइम करने के बाद पुलिस के सामने कुछ ऐसी परेशानी या कुछ ऐसी दिक्कत परोस जाता है, यूं मानो जैसे कि पुलिस के सामने लोहे के चने परोस दिए गए हों। अब या तो इन लोहे के चनों को चबाया जाए या फिर इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस केस को आईने की तरह साफ किया जाए। कुछ वक्त जरूर लगता है पुलिस, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालती है कि जिसने ये चने पेश किए हैं, परोसे हैं, ये चने उसी क्रिमिनल को चबाने पड़ते हैं। आपने कई ऐसी मिस्ट्री की कहानियां सुनी होंगी जिसमें पुलिस को थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन पुलिस अपना काम करती है और काम करने के बाद जो जिसने भी क्राइम किया है, जो क्रिमिनल है, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी भी कुछ इसी तरह है। कहानी सुनाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आपकी जिंदगी में भी कई बार ऐसा हुआ होगा, जो चश्मा लगाते हैं, अक्सर हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो कई बार ऐसा कर देते हैं कि अपने चश्मे को सर पर लगा लेते हैं और फिर पूरे घर के अंदर उसे तलाश करते फिरते हैं कि मेरा चश्मा कहाँ है। घर में से एक शख्स मुस्कुराता हुआ कहता है कि जो चश्मा आप ढूंढ रहे हैं वो आपके सर पर लगा हुआ है। या फिर कई बार ऐसी जो चीज़ हमारे हाथ में होती है उसी को हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। पुलिस को जिसकी तलाश थी वो आंखों के सामने था, लेकिन वो पुलिस को पूरे तरीके से गुमराह कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि मैं पुलिस को गुमराह करूंगा और मैं बच निकलूंगा। आज की कहानी में एक कत्ल होता है और इस कत्ल के पीछे 4 लोग होते हैं और चारों का आपस में डोर बंधी हुई थी, आपस में कनेक्शन था। इस कत्ल को करने के बाद बड़ी ही चालाकी से कोशिश की गई कि हम किसी तरीके से बच निकलेंगे, लेकिन पुलिस आखिरकार 48 घंटे के अंदर अंदर जो असल कातिल है उस तक पहुंचती है और उनकी सलाखों के पीछे तक भेजती है। तो चलिए कहानी की तरफ रुख करता हूँ। दरअसल कहानी जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की है और मेरठ में एक थाना होता है जिस थाने का नाम है जानी थाना। और इसी जानी थाना में क्षेत्र में एक गांव होता है जिस गांव का नाम है कुसेड़ी। 25 फरवरी 2025 का दिन था। एक शख्स रास्ते से निकलता हुआ जाता है तो उसको एक हैंडपंप नजर आता है जिसको हम आम भाषा में नल भी कहते हैं। जैसे ही उसके करीब से गुजरता है तो वो देखता है कि इस नल के ऊपर जो है वो खून की छींटें लगी हुई हैं। अब जैसे ही खून की छींटें देखता है तो जहन में बहुत सारे ख्यालात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो खून है किसी इंसान का है। अब ये ख्यालातों के साथ साथ दिमाग में बहुत सारे इमेजिनेशंस, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। अब जब इमेजिनेशंस आते हैं तो आंखें उसी को तलाश करने की कोशिश करती हैं। थोड़ा आगे जैसे गुजरता है तो अचानक उसकी निगाह पड़ती है एक छोटी सी झाड़ियों में। छोटी छोटी घासें यहाँ पर आ रही थी। जैसे ही झाड़ियों के करीब जाकर देखता है तो उसके नीचे का सांस नीचे, ऊपर का ऊपर, यूं मानो जैसे कि एक जिंदा लाश खड़ी हो। और जिंदा लाश बनने की एक वजह भी है क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा ही कुछ ऐसा था। इस शख्स ने देखा था कि एक शख्स है जिसके सर को बुरी तरीके से कुचला हुआ है और खून से लथपथ वो पड़ा हुआ है। एक जोरदार चीख निकलती है। आसपास के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। जैसे ही ये तमाम चीजें अपनी आंखों से देखते हैं तो एक के जरिए एक पूरे गांव के अंदर ये खबर फैल जाती है और गांव वाले इधर ही तरफ दौड़ते आते हैं। इसी में से एक जागरूक शख्स जो है फौरन पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर आती है तो देखती है कि एक शख्स है जिसके सर को कुचला गया है, उसकी हत्या कर दी गई है। अब पुलिस इसको पूरी बॉडी को जो अपने कब्जे में लेती है। जो क्राइम सीन है उसमें आसपास से जितने भी साक्ष्य थे उसे जुटाने की कोशिश करती है। अब पुलिस के लिए सवाल था कि पता चलना चाहिए कि ये जो शख्स है ये कौन है। ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, पता चलता है कि ये जो शख्स है इसका नाम है अजय, उम्र लगभग 40 साल है और इसी कुसेड़ी गांव का रहने वाला है। पुलिस घर के बारे में मालूम करती है, घर पता चल जाता है। जाकर घर पर जब पुलिस पहुंचती है तो जो घर की औरतें हैं उनको पहले ही खबर मिल गई थी, तो यहाँ पर एक हंगामा बर्पा हो जाता है। चीखना, चिल्लाना, रोना। अब पुलिस के सामने एक औरत आती है और आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि साहब, मेरा तो सुहाग उजड़ गया, जो मेरा घर है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जो अजय थे वो मेरे पति थे, मेरा नाम संगीता है। संगीता की उम्र लगभग 37 साल है।
अब पुलिस तमाम ये बातें जो अपनी आंखों से देख रही थी, अब लेकिन पुलिस को अपना काम करना था, जानना था कि आखिर कत्ल के पीछे कौन हो सकता है। अब यहाँ पर तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है, आसपास के गांव वालों से पूछताछ की जाती है। पुलिस के हाथ खाली, कुछ भी सामने नहीं लगता। अजय की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। पुलिस को मालूम होता है कि कभी कभी वो शराब जरूर पिया करता था और अक्सर अपनी पत्नी से ही झगड़ा किया करता था, उसे मारता था, पीटता था। ये तमाम बातें जब पुलिस को पता चलती हैं तो फौरन ही पुलिस संगीता की तरफ रुख करती है। अब संगीता से पूछताछ करना शुरू करती है तो संगीता वही अपने जो उसका गीत था, रोना धोना, कि मेरे जो पति है, मेरा मेरा जो सुहाग है वो उजड़ गया। अब पुलिस ऐसे में जो है खामोशी से अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। संगीता का नंबर लेती है और नंबर लेने के बाद इसको ट्रेसिंग पर लगा देती है और कॉल डिटेल्स निकालती है। तो पता चलता है जो संगीता एक नंबर से सबसे ज्यादा बातें कर रही है और कुछ ज्यादा ही बातें कर रही है। अब ऐसे में जो पुलिस है शक की निगाहों से देखती है, फौरन इस नंबर की कुंडली निकालती है तो पता चलता है कि इस शख्स का जो नाम है अवनीश, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है। पुलिस अब इधर की तरफ रुख करती है, इसको हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद इससे पूछती है कि तुम्हारा और संगीता का क्या चल रहा है। तो पता चलता है कि इन दोनों के अवैध संबंध हैं। अब पुलिस संगीता और अवनीश से दोनों से सख्ती दिखाती है कि बताओ कि आखिर अजय का कत्ल जो किया है वो किसने किया है। अब यहाँ पर जो अवनीश है वो टूट जाता है। वो कहता है कि साहब कत्ल जो किया है वो मैं भी उसमें शामिल था। उसमें एक शख्स और है जिसका नाम है आशू, वो भी मेरे साथ शामिल था। हम दोनों ने ये कत्ल किया है। अब पुलिस जो है आशू की तलाश में जुटती है तो पता चलता है कि यह आशू इसी गांव का रहने वाला है, लेकिन इसको भनक लग गई थी, ये फौरन यहाँ से मौके से फरार हो जाता है। अब दो जो लोग हैं वो पुलिस की गिरफ्त में, हिरासत में, एक संगीता और एक अवनीश, और दोनों का आपस में अवैध संबंध। अब यहाँ पर जो अवनीश है वो कहता है कि साहब कत्ल मैंने तो जरूर किया है, लेकिन हमने जो किया है वो किसी के कहने पर किया है। अब पुलिस यहाँ पर पूछती है कि किसके कहने पर किया है, तो पता चलता है यहाँ पर अवनीश बताता है कि अजय की जो साली है, यानी संगीता की जो बहन है छोटी, जिसका नाम है पूनम, उसके कहने पर मैंने यह कत्ल किया है। अब पुलिस फौरन इधर की तरफ रुख करती है और पुलिस पूनम को भी उठा लेती है। पूनम की उम्र लगभग 32 साल है। अब लिहाजा जब इसको उठाया तो अब इससे भी पूछताछ करना शुरू करती है। पहले पूनम जो है पूरे तरीके से पुलिस को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन अब समझ चुकी थी कि अब यहाँ पर मेरा कोई भी झूठ काम करने चलने वाला नहीं है। अब ऐसे में पूनम कहती है कि साहब कत्ल तो मैंने ही करवाया है, इसके पीछे की वजह भी बड़ी गहरी है। जो मेरी बहन है और जो आशू है और जो अवनीश है, ये तो सब मोरा है। मैं ही चाहती थी कि मेरे जीजा का कोई कत्ल कर दे। अब पुलिस यहाँ पर पूछती है कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों आखिर तुम अपने जीजा का कत्ल करवाने पर मजबूर हुई, क्यों उसको कत्ल करवाया। अब यहाँ पर जो पूनम वजह बताती है वो वाकई चौंका देने वाली है। वो कहती है कि साहब मेरी जो बहन है उसकी शादी हो चुकी थी, शादी के बाद उसकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। कुछ ही साल के बाद या कुछ ही महीने के बाद जो मेरा जीजा है अपने चचेरे भाई जिसका नाम है अनुज, उसका रिश्ता लेकर मेरे घर आता है और मेरी शादी उससे करा देता है। लगभग साल भर में उसके साथ रही। अनुज बहुत अच्छा था, उसके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, मुझे किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी बहन भी मेरे करीब थी और जीजा में भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन अचानक जो है जो मेरा पति है अनुज, उसकी मौत हो गई थी। मुझे ये पता था कि जो मेरा जीजा है अजय वो कहीं ना कहीं जादू टोना, तांत्रिक क्रिया जानता था, और मुझे मालूम था कि जो अजय है उसने ही कोई जादू टोना करके जो मेरा पति है उसको मौत के घाट उतारा है। बस इसी वजह से मेरे दिल के अंदर नफरत पैदा हो गई थी। अब मैं चाहती थी कि मैं अपने जीजा का किसी तरीके से कत्ल कर दूं, इस रास्ते से हटा दूं। साथ ही साथ अजय जो है उसके अंदर एक कमी और थी, वो शराब पिया करता था और मेरी बहन को अक्सर मारा पीटा करता था। जो मेरा जीजा है अजय, वो एक गन्ना क्रेशर में लोडर था, लोडर का काम किया करता था, जो कि हरिद्वार में जाकर करता था। जब जब घर आता था तो मेरी बहन के साथ मारपीट करना, शराब पीना, ये तमाम चीजें किया करता था। इस चीज से कहीं ना कहीं मुझे और भी ज्यादा नफरत उससे हो गई थी। इन तमाम चीजों को भी मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन जो अजय का छोटा भाई जिसका नाम है दीपू, वो मुझे अच्छा लगने लगा था। हम आपस में बात किया करते थे, एक दूसरे से प्यार हुआ, और कहीं ना कहीं जो दीपू है वो मुझसे शादी करना चाहता था। लेकिन अजय की इसमें मर्जी नहीं थी, मेरे जीजा की इसकी मर्जी नहीं थी। वो चाहता था कि मैं दीपू से बात न करूं।
और यही वजह थी कि उसने मेरा रिश्ता ख़त्म करा दिया। अब जो नफ़रत थी वो और तेज़ी से मेरे दिल के अंदर पलती जा रही थी। एक तो मेरी बहन को मारता था, दूसरा मेरे पति का उसने जादू टोना कर कर उसका उसको ख़त्म किया, उसकी मौत आ गई। और जो मेरा प्यार मिलने वाला था मुझे, दीपू, उससे भी उसने मुझे जुदा कर दिया। अब नफ़रत दिल के अंदर पूरे तरीके से पनप चुकी थी। अब लिहाजा मुझे मौके की तलाश थी। लेकिन अचानक एक शख्स मेरे संपर्क में आता है जिसका नाम है अवनीश। अवनीश गाजियाबाद का रहने वाला था। उसकी पत्नी का कोरोना काल में इंतकाल हो गया था। अब ऐसे में वो तलाश कर रहा था ऐसे शख्स की जो कि उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। उसको एक महिला की, एक लड़की की ज़रूरत थी। ऐसे में मैंने अपना दिमाग दौड़ाया। मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहन को, जो अवनीश है, उससे मिला दूं। आपस में ये दोनों बात करने लगेंगे। जो इसका पति है अजय, वो तो उसे हमेशा मारता ही है। अब लिहाजा मेरी प्लानिंग ये थी कि इन दोनों की बात करा दूं। प्लानिंग के तहत मैंने यही किया और आपस में इन दोनों की बात होने लगी। ये एक दूसरे से मोहब्बत भरी, प्यार भरी बातें करने लगे। अब जो अवनीश है वो चाहता था मेरी बहन से शादी करना। मैंने उससे एक शर्त रखी कि अगर तुम चाहते हो कि मेरी बहन से शादी करोगे, अब ऐसे में जो हमारे सबसे बड़ा कांटा है वो मेरा जीजा है, उसे किसी तरीके से रास्ते से हटाना पड़ेगा। अवनीश इस पर राजी हो गया और राजी होने के बाद मैंने कहा किसी एक बंदे को भी अपने साथ ले लो। अब ऐसे में एक शख्स है जिसका नाम है आशु, उसको भी मैंने साथ ले लिया। और साथ लेने के बाद मुझे मालूम था कि आने वाली 23 तारीख को वो घर पर आने वाला था। मेरा जीजा घर पर आने वाला था हरिद्वार से, और उसको 25 तारीख में वापस जाना था। अब ऐसे में जब वो 23 तारीख में आया, इसी बीच जो आशु है वो सीधा अजय के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद उसे कहता है कि तुम इतनी दूर जाकर, हरिद्वार जाकर काम करते हो, लोडर का काम करते हो। मेरा एक दोस्त है जिसने गन्ने का काम शुरू किया है, उसे एक लोडर की ज़रूरत है, तुम उसके साथ काम कर लो, गांव के गांव में तुम्हें काम मिलेगा। अजय जैसे ये बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है, मुझे मिलवा देना। अब ऐसे में जो आशु है वो अवनीश से मिलवाता है। अवनीश वही जो इन्होंने प्लानिंग थी उसके तहत उससे बात करता है कि मुझे लोडर की ज़रूरत है। अब ऐसे में अजय कहता है कि मुझे जो है 10,000 रुपये एडवांस दे दो, जिससे कि मुझे लगे कि तुम्हारा और मेरा काम पक्का हो गया है। अब यहाँ पर जो अवनीश है 10,000 न देकर उसको 5,000 रुपये देता है एडवांस। और 5,000 देने के बाद आपस में दोस्ती गहरी करते हैं और यहाँ पर ये शराब खरीदते हैं। और शराब खरीदने के बाद शराब पीना शुरू करते हैं। आशु, अवनीश और अजय तीनों यहाँ पर शराब पी रहे थे। इसी बीच अवनीश की जो बात होती है वो संगीता से और पूनम से होती है। पूनम यहाँ पर पूछती है कि तुम आखिर हो कहाँ पर। तो वो बताते हैं कि हम तीनों मिलकर शराब पी रहे हैं। अब पूनम यहाँ पर कहती है कि यही तुम्हारे पास अच्छा मौका है, इसे रास्ते से हटा दो। और एक बात का खास ध्यान रखना, रास्ते से तो बिल्कुल इसे हटा दोगे, लेकिन तुम्हें इसे गांव से ज़्यादा दूर ले जाकर इसकी हत्या नहीं करनी है, गांव के करीब ही करनी है, क्योंकि मैं इसे मरी हुई हालत में देखना चाहती हूँ। मेरी बहन संगीता भी इसको इसी हालत में देखना चाहती है। अब यहाँ से जो गांव था थोड़ा दूर था, तो अब ऐसे में दोनों तीनों मिलते हैं, थोड़ा इस गांव के नज़दीक आते हैं, कुसेड़ी गांव के नज़दीक आते हैं। यहाँ पर एक नल पड़ता है, नल पर यहाँ पर बाकी जो बची हुई शराब थी उसको पीते हैं। और पीने के बाद मौका पाकर जो अवनीश है, जो अजय का सर है, उसको हैंड पंप के हैंडल में देकर मारता है। अब यहाँ पर वो बचने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं जो ये चोट पहुंचाई थी इसका बदला लेने की कोशिश करता है। अब ऐसे में दोनों मिलकर इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद बताया भी जाता है कि मैंने इसका कत्ल कर दिया है, और इसके शव को यहाँ से फेंक कर गायब हो जाते हैं। सोचते हैं कि शायद किसी को पता ही नहीं चलेगा। अचानक जब वो शख्स यहाँ से गुजरता है तो उसको पता चलता है कि भाई कत्ल हुआ है, पुलिस को सूचना मिलती है। अब पुलिस तमाम बातों को सुनती है और पूनम के जहर को जब सुनती है तो हैरत में पड़ जाती है कि जादू टोना ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए इसने अपनी बहन का भी घर उजाड़ दिया, खुद का भी घर उजाड़ दिया। और कहीं ना कहीं इसमें जो जो लोग हैं, 3 लोग फिलहाल जो पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। पुलिस इन तीनों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में, चारों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और इन तीनों को उठाकर जेल भेज देती है और एक स्पेशल टीम बनाती है जो कि आशु को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। अनकरीब ही उसको भी गिरफ्तार करेगी और उसको भी जेल के पीछे भेज देगी। ये पूरी कहानी थी कत्ल की कि जीजा से इस कदर नफरत हो जाती है
और नफरत करने की वजह बेबुनियादी, जादू टोना, ये तमाम चीज़ें जो बेबुनियादी चीज़ें हैं। अगर जादू टोने से अगर ऐसा होता कि किसी को ज़िंदा या किसी को मार दिया जाता, तो आज के वक्त में जो तमाम जो जिससे दुश्मनी करते हैं वो तो सभी तांत्रिक बन जाते, सभी जो है इसी तरीके से एक दूसरे को मारने के पीछे पड़े रहते। तो कहीं ना कहीं ये बेबुनियादी जो शक था, उस शक की वजह से कई घर इसमें उजड़ गए। आप पूरी कहानी को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। चलते चलते जो कमेंट हमारे दिल को छू जाती हैं, जो अच्छी लगती हैं, उन तमाम लोगों का मैं नाम बोलता हूँ। विपिन कुमार मोजिंदर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी मेरी तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा सुनकर। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और बहुत अच्छा काम करने का आपके लिए दिल चाहता है। प्राफुल इंजा हैं, अयान प्लेज हैं, नज़मा खातून हैं और चेतन यश शुक्ला हैं। ये तमाम लोग, इन्होंने हमारी जो वीडियो है उस पर कमेंट की थी। आप तमाम लोग भी इसी तरीके से हौसला अफजाई करने के लिए अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे मैं अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर बोलूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।